हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एमसीक्यूज़ के। ये आपका तीसरा वीडियो है, तो प्लीज़ आप वो दोनों भी देख लीजिएगा ध्यान से। और रही एमसीक्यूज़ में जितने भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं यहाँ पर कवर करूँगी, ठीक है। और आप प्लीज़, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैप्टर को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। और दूसरा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगी कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हम इनको टैकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बस एक रीडिंग लगा लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। द डैश and were looked down as means to break social order and caste rules। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या पूछ रहा है ये कि द डैश एंड डैश वर लुक डाउन अपॉन एज मीन्स टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल। सोशल ऑर्डर और कास्ट रूल को ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ें थी वहाँ पर? आर्मी कोड, वेस्टर्न एजुकेशन, लॉयर्स, पंडित, मौलवीज, रेलवे और टेलीग्राफ्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? क्या चीज़ें थी जो सोशल चीज़ों को, सोशल ऑर्डर को ब्रेक कर रही थी और कास्ट रूल को ब्रेक कर रही थी? तो वो थी आपकी रेलवेज और टेलीग्राफ्स। ओके, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Nana Sahib do with the enormous wealth and that he inherited from the ex पेशवा? तो उनकी जो वेल्थ थी वो उन्होंने कहाँ यूज़ की थी नाना साहब ने? तो ही ब्राइब्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल टू विन बैक हिज टेरिटरी। उन्होंने ब्राइब किया ब्रिटिशर्स को। ही सेंट एमिसरीज टू स्टेब्लिश ट्रेडिशनल स्कूल्स। ऐसा उन्होंने किया था क्या? ही सेंट एमिसरीज टू different part of the country and instigate revolt everywhere. He encouraged the British official to pay his pension by bribing them। तो उन्होंने क्या किया था उस वेल्थ से? उन्होंने क्या किया? He sent emissaries to different part of the country and instigate revolt everywhere। उन्होंने रिवॉल्ट के लिए वहाँ पर उस फंड को, उस जो भी अब उनकी वेल्थ थी वो उन्होंने यूज़ की थी, राइट। नाना साहब ने ऐसा किया था वहाँ पर। कब? 1857 वाली वॉर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस एक्ट मेंशन्ड दैट ऑल रिक्रूट्स टू द बंगाल आर्मी हैड टू सर्व एवरीवेयर विद इन और आउटसाइड इंडिया। ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसमें बोल दिया गया था कि बंगाल में या फिर बाहर में आपको जाना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया के, ठीक है। जो आपको बोला गया था कि आप ओवरसीज जाएंगे, तो वो किस एक्ट में बोला गया था? तो वो आपका बोला गया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, रॉलेट एक्ट, सब्सिडरी अलायंस। किस में बोला गया था? तो वो आपका बोला गया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉस इन विच वॉर रिवील्ड द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश। द लॉस इन विच वॉर रिवील्ड द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश। ऐसी कौन सी वॉर थी जिसमें उनका वीकनेस दिखाई दिया था? एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो अफगान वॉर। तो कौन सा वॉर था वो वॉर था आपका एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें उनकी वीकनेस रिवील हो गई थी, ठीक है। किनकी? ब्रिटिशर्स की, राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सॉ वेस्टर्न एजुकेशन एज एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज। हु सॉ वेस्टर्न एजुकेशन एज एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज़। तो कौन थे जो डिस्करेज कर रहे थे इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ को? हाँ, किसने देखा कि भैया ये जो इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ है वो जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमारी, इस जो हिंदू और इस्लामिक की एजुकेशन है उसको सप्रेस कर रही है, उसको कम कर रही है वेस्टर्न एजुकेशन। तो किसने देखा था ऐसा कि ऐसा हो रहा है? तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने देखा था, ब्राह्मण्स ने देखा था, मुस्लिम्स ने देखा था, पंडित या मौलवी ने। तो आपके पंडित और मौलवीज ने ये देखा कि हमारी जो हिंदू संस्कृति और इस्लामिक स्टडीज़ है वो वेस्टर्न एजुकेशन क्या कर रही है? डिस्करेज कर रही है। तो किसने देखा था? पंडित एंड मौलवीज ने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग टाउन सफर्ड फ्रॉम रुइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडी क्राफ्ट्स। कौन सा टाउन था जहाँ पर आपका ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट पूरा रुइन कर दिया था भाई? तो वो कौन सा था बताइए? मुर्शिदाबाद था, नागपुर था, झांसी था, लखनऊ था? कौन सा था? तो वो आपका था मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्मी रेजिमेंट रिफ्यूज टू सर्व इन सिंध इन 1844 टिल दे गॉट एन एक्स्ट्रा अलाउंस, ठीक है।
तो विच आर्मी, कौन सी आर्मी थी जिसने रिफ्यूज़ कर दिया था सिंध में 1844 में कि हम नहीं लड़ेंगे एक्स्ट्रा अलाउंस की वजह से? तो कौन सी थी वो आपकी? पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट या फिर सिख रेजिमेंट? तो वो थी आपकी कौन सी? बंगाल रेजिमेंट, ठीक है, बंगाल रेजिमेंट थी जिसने सर्व करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियन सिपाहीज रिफ्यूज टू गो आउटसाइड इंडिया? तो ये अभी मैंने आपको ऊपर वाला एक्ट बताया था ना, ओवरसीज़ जाने वाला, तो इन्होंने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया था कि भैया इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे? तो उन्होंने, देखते हैं कौन सा था, सी was forbidden by their religion, they feared they would catch infections and disease, they feared sea storms, they feared attack by the pirates, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इसका फर्स्ट वाला, द सी was forbidden by their religion, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए सिपाहीज जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, उनको था कि भैया मेरा रिलीजियस चीज़ें ख़राब हो जाएंगी इफ़ हम ओवरसीज़ जाएंगे। तो ऐसा मानना था कि अगर हम ओवरसीज़ जाएंगे तो जो हिंदू रिलीजन है वो ख़राब हो जाता है, ऐसा उन लोगों का मानना था, ठीक है। तो इसलिए ये एक रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was introduced by the Bengal government in 1829 in Calcutta Madrasa? What was introduced by the government in 1829 in a Calcutta Madrasa? क्या था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए है संस्कृत क्लासेस, पर्शियन क्लासेस, उर्दू क्लासेस या फिर इंग्लिश क्लासेस। तो आपका कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें आपका करेक्ट होगा इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। कलकत्ता मदरसा में बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? इंग्लिश क्लासेस को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ऑब्वियसली सब वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे तो इंग्लिश क्लासेस ही होगी जो कि इंट्रोड्यूस करी गई होगी, संस्कृत थोड़ी ना होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एस्टेब्लिश्ड अ प्रेस एट आगरा? किसने किया था? तो ये आपके कौन थे? द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, द मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तो किसने एक प्रेस लगाई थी? तो प्रेस आपकी लगाई थी भैया मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने। बाहर वाले ही ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहे थे, ब्रिटिश हो सकता था ऑप्शन, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ब्रिटिश नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटिश नहीं है। द मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने किया था, ओके। आगरा में जो इस्टेब्लिश किया था प्रेस, वो किसने किया था? मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, गॉट इट, इसको याद कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑफ द नेट प्रोड्यूस वॉज क्लेम्ड एज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू में कितना आपको देना पड़ता था? कितना उस टाइम पे चल रहा था लैंड रेवेन्यू में? 1/10, 2/3, हाफ या 1/4? कौन सा था? तो वो था हाफ, ठीक है। तो वो था आपका ऑप्शन सी, हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिडरी अलायंस हैड रिड्यूस द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट टू द पोजीशन ऑफ। सब्सिडरी अलायंस हैड रिड्यूस द रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट टू द पोजीशन ऑफ। सब्सिडरी अलायंसेस की वजह से जो रूलर होते थे उनकी क्या पोजीशन हो जाती थी? तो बताइए क्या पोजीशन हो जाती थी? पपेट हो जाते थे, सिपोय हो जाते थे, क्लोन बन जाते थे या फिर पीजेंट बन जाते थे? तो वो बन जाते थे पपेट, उनका बस रोल एक पपेट की तरह हो जाता था, उनके हाथों में कोई पावर या रूल नहीं रह जाता था, वो बस एक पपेट की तरह रह जाते थे। किसमें? सब्सिडरी अलायंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट वॉज द हाइएस्ट रैंक दैट अ नेटिव सिपॉय कुड राइज टू? कौन सी हाइएस्ट रैंक उस टाइम पे होती थी सिपॉयज़ में? कौन सी होती थी रैंक? आपकी सूबेदार, कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल, कॉलोनल, कौन सी होती थी? तो वो आपकी होती थी सूबेदार की पोस्ट, जो सबसे हाईएस्ट सिपॉय, यानी सिपॉय समझ रहे हैं, ये जो सिपाही हम बोलते हैं ना, वो सिपॉय से ही निकल के आया, तो वही सिपॉय वाला वो सूबेदार थे, ठीक है, वो हाईएस्ट रैंक थे। उसके बाद ये हमको एनालॉगी है जो कि कंप्लीट करनी है। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में आप देखोगे कि हीरोज़ जो थे वो झांसी की रानी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, वैसे ही जॉन निकोल्सन के लिए भी लड़ने की जगह डिसाइड थी। वो कौन सी जगह थी वो हमें गेस करना है, यहाँ पर बताना है, आंसर करना है। दिल्ली थी, आगरा थी, कानपुर थी या लखनऊ थी? तो जॉन निकोल्सन जो थे वो दिल्ली में कर रहे थे, ठीक है। हीरोज़ जैसे झांसी में लड़ रहे थे वैसे जॉन निकोल्सन आपके दिल्ली में लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है। What was the immediate cause of the first World War of Independence? Immediate cause क्या? So what was the immediate cause of first war of independence? Introduction of brown-based guns, introduction of field rifles, racial discrimination, establishment of Christian missionaries. तो आपका कौन सा इसमें सही है? कौन सा था immediate cause? Immediate cause था आपका introduction of infield rifles. ओके, इसीलिए स्टार्ट हो गया था। इनफील्ड राइफल्स में बोल रहे थे कि
पिग फैट यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलीजियस चीज़ें आपकी हार्म हो रही हैं, तो ये आपका इमीडिएट कॉज था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द एनालॉगी। तो आपने देखा कि कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, ठीक है, कानपुर से आपके नाना साहब लड़ रहे थे। लखनऊ से कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या तात्या टोपे। तो आपके कौन लड़ रहे थे लखनऊ से? लखनऊ से आपके लड़ रहे थे बेगम हजरत महल जो थी वो आपकी लखनऊ से लड़ रही थी, ठीक है। तो ये आपकी एनालॉगी हो गई। ऐसे करके सभी का अलग अलग है, जो चैप्टर में क्लियरली मेंशन है, आप प्लीज़ उस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी झांसी वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ लॉफुल टू द थ्रोन। क्या चीज़ थी जो मतलब लॉफुली उनको नहीं लिया जा रहा था? रानी झांसी के जो बच्चे थे वो अडॉप्टेड थे ना, इसलिए तो उनको कोर्ट ऑफिशियल नहीं बोला जा रहा था, सक्सेसर नहीं बोला जा रहा था, एडवाइज़र नहीं बोला जा रहा था, या फिर आर्मी ऑफिशियल नहीं बोला जा रहा था। क्या था वो? उनको सक्सेसर नहीं माना जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि वो अडॉप्टेड है, इसलिए हम उन्हें सक्सेसर नहीं मानेंगे, इसीलिए झांसी पर पूरा का पूरा हम अपना कब्जा कर लेंगे या हम इसको ले लेंगे, इसीलिए वो लड़ाई करने में आई हुई थी। झांसी की जो रानी थी उनका रीज़न यही था कि उनके सन को सक्सेसर नहीं माना जा रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सब्सिडरी अलाइंसेस। ये शायद मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ, तो फिर से देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीचर सब्सिडरी अलाइंसेस का है, तो देख लेते हैं। द इंडियन रूलर्स हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेजिडेंट एट कैपिटल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। A state was taken over, the British ruler died without a natural heir. The official openly preached Christian doctrines in the temples and mosque. The British official took all steps to colonize India as an agriculture nation. तो कौन सा था आपका ऑप्शन सही जो फीचर है सब्सिडरी अलायंस का? तो आपका यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। The Indian rulers had to keep a British official called resident at capital of their respective states. जैसे लखनऊ में भी एक रेजिडेंसी है, इसी तरीके से हर जगह पर एक रेजिडेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स की होगी, उनके ही सैनिक रखे जाएंगे, उनके सिपॉइज रहेंगे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। एज अ प्रोटेक्शन वो अपने सैनिक दे देते थे और उनका खर्चा पानी सब कुछ वही उठाते थे, जो रूलर होते थे, जहाँ पर इंडियन रूलर होते थे बेचारे। तो यही चीज़ यहाँ पर होती थी कि पूरी तरह से वो कब्जा कर लेते थे एक तरीके से, ठीक है। और एक रेजिडेंट आपको खोलनी पड़ती थी आपकी कैपिटल में। ये किस में होता था? सब्सिडरी अलायंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज चेंज्ड इन द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। क्या चेंज किया गया था डिसेबिलिटीज़ एक्ट में? सती वॉज एबॉलिश्ड, विडोज वर अलाउड टू रीमैरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज प्रोहिबिटेड, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो कौन सा था इसमें यहाँ पर किया गया था आपका? तो बताइए कौन सा था जो इस यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया था? तो वो था आपका हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या था? इट वॉज चेंज्ड इन द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ठीक है, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखते हैं अब। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20। इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल हाई ऑफिसेज इन द डैश एज वेल एज डैश। तो इंडियंस जो थे वो एक्सक्लूड कर दिए गए थे। कहाँ से एक्सक्लूड कर दिए गए थे? कोड क्लब, कोड एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहाँ से कर दिए गए थे वो? आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि 1857 की वॉर हो गई थी, उस वॉर में इंडियंस ज़्यादा आ गए थे, तो उन्होंने बोल दिया भैया इंडियंस की जो सिपाही है ना उन्हीं को ही हटा देते हैं आर्मी से, उनको कम कर देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से इनको थोड़ा सा पावर मिल रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से भी इनको हटा देते हैं। तो इसीलिए इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल हाई ऑफिसेज इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21। Shifting of emphasis from dash to dash was not well received by the people. ये कौन था भैया? ओरिएंटल लर्निंग, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन ओरिएंटल लर्निंग, इंग्लिश, संस्कृत, संस्कृत पर्सियन। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा बताइए? इसका आपका होगा ओरिएंटल लर्निंग वेस्टर्न एजुकेशन। शिफ्टिंग हो रही है ना, कहाँ से कहाँ? ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन में शिफ्ट होने लग गए थे चीज़, ठीक है। लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन अट्रैक्ट करने लग गई थी, ठीक है। लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि जब शिफ्टिंग हो रही थी वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, तो लोग क्या कह रहे थे? इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पीपल। लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाना इंडियंस को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजिक प्लेसेज लाइक डैश एंड डैश डिड नॉट हैव ब्रिटिश आर्मीज। तो कौन सी स्ट्रैटेजिक प्लेसेस थी जहाँ पर ब्रिटिश आर्मीज़ नहीं थी?
तो दिल्ली इलाहाबाद, बंगाल मद्रास, मैसूर पुणे, लखनऊ मैसूर। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दिल्ली इलाहाबाद। यहाँ पर आपका क्या था? स्ट्रैटेजिक प्लेसेस लाइक दिल्ली इलाहाबाद डिड नॉट हैव ब्रिटिश आर्मीज। वहाँ पर कौन सी आर्मीज थी? क्योंकि इंडियन आर्मी थी, ठीक है, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एन इंडियन एन हॉर्स बैक हैड टू डू इफ़ ही केम अक्रॉस अ यूरोपियन ऑन हिज वे? क्या करना पड़ता था अगर इंडियन ऑन हॉर्स बैक had to do if he came across यूरोपियन ऑन हिज वे? तो क्या करना पड़ता था उनको क्या करना पड़ता था बताइए? सैल्यूट फ्रॉम द हॉर्स बैक, लेट द यूरोपियन पास फर्स्ट, dismount then stand in respectful manner until the European had passed him, ग्रीट हिम। तो इनमें से क्या ऐसी चीज़ें थी जो करनी पड़ती थी जो कि उनको डिस्कम्फर्ट देती थी, अच्छा नहीं लगता था करने में? तो वो था आपका डिसमाउंट एंड स्टैंड इन रिस्पेक्टफुल मैनर अनटिल द यूरोपियन हैड पास्ड हिम, ठीक है। तो उनको रुकना पड़ता था इंडियन ऑन हॉर्स बैक को जब तक कि वो लोग वहाँ से यूरोपियन लोग जब तक पास ना कर ले, तो हमें वेट करना पड़ता था, हम लास्ट थे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द कार्ट्रिज यूज्ड फॉर द इनफील्ड राइफल्स वर ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ वॉट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, जब रीज़न पूछा गया 1857 का, उसमें मैंने आपको बताया भी कि कौन सा फैट यूज़ कर दिया गया था। सो द कार्ट्रिज यूज्ड फॉर इनफील्ड राइफल वर ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ डैश एंड डैश। क्या क्या था जिसकी वजह से सबने एकदम से भैया कि नहीं अब लड़ाई होके रहेगी, आप हमारा रिलीजियस चीज़ें ख़राब कर रहे हो, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप हम वेजिटेरियंस को ये सारी चीज़ें कैसे खिला रहे हो? क्योंकि होता क्या था इनफील्ड राइफल्स में जो कार्ट्रिज होती है उसे मुंह से छीलना पड़ता था पहले, और उसमें जो था वो उसमें फ़ैट यूज़ करे थे। किसका फ़ैट यूज़ करे थे पहले तो ये बताइए। बुफेलोस काऊ, एग्स चिकन, पिग्स बुफेलो, पिग्स काउस। तो किसका फ़ैट यूज़ कर रहे थे? ये यूज़ कर रहे थे आपका जो फ़ैट था वो आपका यूज़ कर रहे थे किसका? पिग्स और काउस का, ठीक है। पिग्स मैंने अभी बताया था ना, पिग्स और काउस का। तो ये इन हिंदू जो रिलीजन है उसके लिए तो सही नहीं ना, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और उनको ऐसे हो गया था कि हम वेजिटेरियन है, हम कैसे इस फिर राइफल को यूज़ करेंगे, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। तो पिग्स और काउस आएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन में, ठीक है, पिग्स एंड काउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम अ विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? कौन सी स्टेट थी जो विक्टिम बन गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की? तो कौन सी स्टेट थी वो आपकी थी नागपुर, ठीक है। वो आपकी कौन सी थी? नागपुर स्टेट, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स मीन लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर थाउजेंड्स ऑफ डैश ट्रूप्स। एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स मीन लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर थाउजेंड्स ऑफ द डैश ट्रूप्स। क्या था? ब्रिटिश, नेटिव, पीजेंट, सिपॉय। क्या था इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी, नेटिव। एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट meant loss of livelihood for thousands of the native troops, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा? नेटिव होगा। ऑल द हाई रैंक्स इन द आर्मी वर रिजर्व्ड फॉर द डैश ओनली। जो हाई रैंक्स थी आर्मी में वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई थी? सिपॉय, नेटिव्स, इंडियन रूलर्स या ब्रिटिश? किसके लिए कर देंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा आंसर इसका आपको। तो ये थे आपके ब्रिटिश, क्योंकि जो रूल कर रहा है वो चाहेगा हम ही रहे ना हाई रैंक पे, तो ब्रिटिश इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लैंड वॉज एंगेज्ड इन सेवरल हॉस्टिलिटीज आउटसाइड इंडिया, द डैश वॉर एंड द डैश वॉर। इंग्लैंड वॉज एंगेज्ड इन सेवरल हॉस्टिलिटीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी और सारी चीज़ों में जो इंगेज थे वो कौन सी वॉर थी? कौन सी वॉर थी? किन किन जगहों पे बिजी थे इंग्लैंड वाले साथ में? तो वो पर्शियन चाइनीज़, मैसूर प्लासी, मैसूर बक्सर, प्लासी बक्सर। तो कौन सी थी वो वॉर आपकी कौन सी थी जहाँ पर वो इस समय बिजी चल रहे थे? तो वो थी आपकी पर्शियन और चाइनीज़, क्योंकि मैसूर, प्लासी, बक्सर, मैसूर ये सब तो इंडिया में हुई थी ना, इसीलिए। तो आप इसको एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हो। पर्शियन और चाइनीज़ जो है वो आपकी इंडिया से बाहर चल रही थी, क्योंकि मैसूर, प्लासी और बक्सर तो इंडिया में हुई थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज के वीडियो का, कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी, ठीक है। तो आपका क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, और सब्सिडरी अलाइंसेस ये किसकी थी? डलहौजी की आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो सब्सिडरी अलाइंसेस किसकी थी? मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, मैंने ये बताया हुआ है। तो ये आप मुझे बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, लिख के बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैक्लॉय। तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट होगा लॉर्ड
वेलेशली, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और हिस्ट्री बिल्कुल भी रटने वटने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप इसमें बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके जो MCQs है ना वो ऐसे ही सॉल्व करते 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 कब आपको पूरा आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस हाँ, एक रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा चैप्टर की, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सही लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप बस एक बार चैप्टर रीड ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में जितने MCQs मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सारे एक लेवल अप करते हुए सारे वीडियोस में ला रही हूँ। और पूरा एक चैप्टर के आपके जितने भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं एक चैप्टर से, तो मैं वो सारे लेकर के आऊँगी, ठीक है। अभी तक अप्रॉक्स मुझे लगता है मैंने 50 तो दे दिए हैं, और भी मैं अभी और 50 मैं ट्राई कर रही हूँ मैं लेकर के आऊँ आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, बाय बाय।